तो पिछले लेक्चर तक आपने एसएचएम के बारे में देखा था और एसएचएम में किस तरह से हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं और क्या उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर में जानी और क्या उसके अंदर में डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है। आज की जो क्लास रहेगी, जैसा पिछले लेक्चर के एंड में मैंने बताया था कि ये जो क्लास है ये आपके 5 टॉपिक्स का बेस तैयार करती है। सबसे पहला जो होता है वो एसएचएम, जो अभी हमारा कंटिन्यू है और इस लेक्चर के बाद में मोस्ट प्रोबेबली हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। और आगे आप जाकर देखेंगे तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, वेव का। तो वेव की नींव ये चैप्टर रखता है। वेव के बाद में आप जो कंसिडर करेंगे तो साउंड वेव आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो अल्टरनेटिंग करंट आएगा वहां पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और लास्ट जो रहेगा वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर में भी आज की जो क्लास रहेगी उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें वहां पर हमारी इन्वॉल्व होती रहेंगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर में कैसी चीज़ें हमें देखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसके अंदर में ध्यान रखनी होती है, तो उन सब चीज़ों को वन बाय वन कर कर हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो हमारी क्लास रहेगी वो आज मैथमेटिकल अप्रोच पे रहेगी, यानी कि टोटली आप ये देखिए कि मैथमेटिकली कैसे चीज़ें इसके अंदर में हमें इन्वॉल्व करनी है, कैसे उसके अंदर में कंसिडरेशन में लेके चलनी है। तो पहला टॉपिक आप लोग डाल देंगे इसके अंदर में कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के नाम से। अब होता क्या है, देखिए कोई भी एक मेरे पास में स्ट्रिंग है, जो चैप्टर है पूरा बहुत ही फीलिंग के साथ में समझने वाला है ये। अब आपने देखा है कि कोई भी एसएचएम की आपने एक इक्वेशन लिखी जिसके अंदर में लिखा एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। अब ये कहता क्या है, इस इक्वेशन को आपने समझने की कोशिश भी की कि जो हमारे पास में एक x यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आएगा और एक मेरे पास में कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म निकल कर आती है। यानी कि कोई भी एक आप मीन पोजीशन लेंगे, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगी, या फिर अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो वर्टिकल में भी वो टू एंड फ्रो मोशन कर सकती है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर में मैंने पहले भी आपके जब काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी उस समय मैंने बताया था कि जिसको इन दो चीजों का एनालिसिस करना आ गया कि एक्स एक्सिस के अंदर में क्या मोमेंट है या फिर वाई एक्सिस के अंदर में क्या मोमेंट है, फिजिक्स उसके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। तो अब ये मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया, एक एसएचएम वहां पर क्रिएट किया है, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन ही है। लेकिन उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो हम लेकर आते हैं, तो उसका मैं जो एसएचएम का पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने बताया था कि ओसिलेस जो ओसिलेटरी मोशंस होते हैं या उनकी इक्वेशन होती है, वहां से हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को कैसे डिजाइन करते हैं। तो कोई भी आपने एक स्ट्रिंग लिया, मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, धागा है, मैंने एक एंड को यहां से हिलाया, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में इस स्ट्रिंग के अंदर में कुछ इस तरह से मूवमेंट होती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो पार्टिकल है किसी एक स्टैंड के ऊपर में, मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं। जब मैंने उसको हिलाया और फोटो क्लिक कर ली मैंने, तो फोटो क्लिक करने पर मुझे कुछ इस तरह की वेव वहां पर दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा तो हो सकता है कि ये वेव कुछ इस तरह से बन रही हो, इस तरह का मूवमेंट कर रहा हो। फिर मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली, तो हो क्या रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना इस पॉइंट के ऊपर में, ये पार्टिकल ये पहले नीचे था, फिर थोड़ी देर के बाद में ये ऊपर चला गया। अब बेसलाइन, आप अगर यहाँ पर ये बेसलाइन मान के चलते हैं, यहाँ पर ये बेसलाइन मान के चल रहे हैं, तो वो पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन से ऊपर गया, फिर अपनी पोजीशन से नीचे आया, फिर अपने पोजीशन के ऊपर में चला गया। यानी कि जो उसकी मीन पोजीशन हमने डिजाइन करी है उसके रिस्पेक्ट में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यानी कि कोई भी एसएचएम आप या कोई भी एक स्ट्रिंग की बात करें तो हर जगह पे आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यानी कि वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास में निकल के आते हैं, यानी कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको इसके अंदर में पढ़नी पड़ती है। सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना पड़ता है सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में देखते हैं। फिर इन्हीं चीजों से रिलेटेड एक नया टॉपिक जो हमारे पास में निकल के आता है, जिसको आप जानते हैं इंटरफेरेंस के नाम से, इंटरफेरेंस। और ये सारे के सारे जो मैंने पहले आपको 5 चैप्टर्स बताए, इन सभी के अंदर में इनका इन्वॉल्व चलता रहता है, यानी कहीं ना कहीं आपको इनका ये कोई ना कोई रूप देखने को मिलेगा। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये बेसिकली जो एसएचएम होता है उनके कॉम्बिनेशन के कारण में निकल के आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों से डील करना चाहूँ, तो कोई भी मेरे पास में एक वेव है, मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर गिर रही है, और ये अगर सिंपल अपने आप इसका इफेक्ट हम देखें तो लेट अस सपोज कि ये 2 सेंटीमीटर का इफेक्ट उसके ऊपर में डाल रही है। ये पहली वेव है। दूसरी वेव मेरे पास में यहाँ से आई है, ये इसके ऊपर में आ रही है। इंडिविजुअली की बात करूँ, अगर मैं पहली वाले को बंद कर दूँ दूसरी वाले को मैं ऑन करता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर में 3 सेंटीमीटर का कर रहा है। अब
जो हमारे पास में दोनों वेव्स हमने इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दिए हैं, तो उनका क्या हमारे पास में रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो ये सारी कहानियां जो है वो कौन बताता है हमें, वो बताएगी हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इन सबका कॉम्बिनेशन निकलकर हमारे पास में कहां से चलेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ में हमें निकाल कर लेके चले हुए। तो यहाँ पर इसने कहा था, जो आगे भी हम चीजें बात करेंगे मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू, लेकिन आपको थोड़ी सी समझ में भी आनी चाहिए कि जब भी दो वेव्स मेरे पास में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में इंसिडेंट हो रही हैं या फिर वहां पर मिलने की कोशिश कर रही हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा वो उनका वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है भाई, उनका वेक्टर एडिशन होता है। और ये वेक्टर एडिशन का पूरा प्रूफ है, और पूरा प्रूफ आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए अब उसके प्रूफ के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में हमें ध्यान रखना पड़ता है, और क्या क्या वेव्स की इक्वेशंस हमें इसके अंदर में कंसिडर करती है, और उसके फेजेस को लेके कहां पर हमें कौन सी फेज का कंसिडरेशन लेके चलना होता है, तो उनके बारे में हमें इसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ी मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में आप सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के निकल के आते हैं। थोड़े से वेक्टर एडिशन को जो हमारे पास में वो ध्यान में रखना चाहिए, और थोड़ी जो हमारे साइन और कोसाइन के फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में काम करूंगा। मान लेते हैं कि जो दो वेव्स की हमने बात करी थी, एक वेव ये थी और दूसरी वेव हमारे पास में यहाँ आ रही थी। इसको वेव नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको वेव नंबर 2 मान लेते हैं। वो कोई भी वेव हो सकती है, वो मेरे पास में साइनोसॉइडल वेव हो सकती है, वो मेरे पास में कोसाइन वेव हो सकती है, या फिर हम कहें कि वो मेरे पास में साउंड वेव हो सकती है, या फिर जो हमारे पास में स्ट्रिंग वेव है वो हो सकती है, या फिर वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम जाके देखें तो लाइट वेव हो सकती है, या फिर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर में जाके तो हमारे पास में करंट की जो साइकिल होती है वो भी साइनोसॉइडल होती है ना, तो वो भी हो सकती है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हमारे पास में हो सकती है। तो उन सब के बारे में आप यहाँ पर इन्हीं वेव्स को समझो। मैं कॉमन वर्ड बोलूंगा, वेव है मेरे पास में, यानी कि एक बेसिकली एसएचएम है मेरे पास। और ये जो एसएचएम है, यानी कि पहली जो वेव है, इसकी जो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, मान लेता हूं कि ये जो वेव है इसकी इक्वेशन हमने दी है A1, उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, यानी कि जो यहाँ से ऐसे जो चल रहा है, तो इसका A1 हमने एम्पलीट्यूड माना हुआ है। और जो साइनोसॉइडल सिग्नल है ये, यानी कि साइन ओमेगा टी, मैंने इसको नाम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। दूसरी जो वेव आ रही है मेरे पास में ये वाली, इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो वेरिएशन है, ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको A2 साइन ओमेगा टी। और थोड़ा सा इसके अंदर में फेज डाल देते हैं, फेज का बड़ा खेल चलने वाला है भाई। ये 5 मैंने इसके अंदर में डाल दिया। अब मेरा मेन मोटिव था कि भाई दोनों वेव्स अगर उस पॉइंट पर गिर रही हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। सिंगल तो चलो हमें समझ में आता है कि भाई वो अपना इफेक्ट, इंडिविजुअल इफेक्ट डाल देगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी डाल सकती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा बहुत मतलब दोनों को एक साथ में कंबाइन करवा दे तो उनका क्या इफेक्ट मेरे पास में निकल के आएगा। तो दो अलग अलग सोर्स से हमने वेव ले लिए। अब जब ये दोनों यहाँ पर जुड़ रही हैं तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक एक्स एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है। तो ये एक्स एम्पलीट्यूड जो है इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ ऐसे कुछ इस तरह से, A1 साइन ओमेगा टी, ये पहला वाला हो गया वेव ये, प्लस में जो दूसरी वाली वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस में 5, ये दूसरा मेरे पास में आ गया। दोनों की हमारे पास में एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो हमें सेम रखनी होती है इसके अंदर में। तो यहाँ पर मैंने दोनों की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर सेम रख दी है, बस उसके अंदर में फेज डिफरेंस थोड़ा सा हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा हमारे पास में, क्योंकि हमें तो बहुत बेसिक जो वेक्टर सम की फॉर्म के अंदर में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आप सभी को याद है। तो वो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि A2 जो A है ये मान लेते A है और ये मेरे पास में B है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है साइन A, यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू में फिर जो बी होता है उसके साथ में कोस फाई आ गया, ये कोस फाई हो गया, प्लस में इसी के आगे यहाँ पर चलेगा A2 फिर साइन बी इंटू में कोस ए मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी, पहले कोस के साथ में आ जाएगी, प्लस इसी के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन फाई। तो ये इक्वेशन आपके पास में बन के आती है। कुछ नहीं, मैंने सिंपलीफाई जो साइन A प्लस बी है उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ड्राइव किया है, जो आपके पास में निकल के आता है साइन A कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बस उसी को यहाँ पे सिंपलीफाई किया। यहाँ पर a जो है वो ओमेगा टी है और फाई है वो मेरे पास में b की फॉर्म यहाँ पर रखता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर में थोड़ा सा चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है A1 साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स है उनको मैं एक साथ में लिख सकता हूँ। तो साइन ओमेगा टी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो जो इक्वेशन इंटरनली बचेगी तो A1 यहाँ से और A2 प्लस A2 कोस
फाई, ये आ गया। और इसके बाहर हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी हमने इसके साथ में लिख दिया। और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास में सेम रहेगी, ए टू कोस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना है, पहली बार आपको समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाद में तो आपको डायरेक्टली इनके फॉर्मूलाज पर काम करना होगा। ये सिर्फ कहाँ से क्या फेज लिखना होता है, किसका जो न्यूमेरिकल के अंदर में एम्पलीट्यूड हमें किसकी कंसिडरेशन लेके चलना है, ए1 किसको मानना है, ए2 किसको मानना है, उन सब के ऊपर में जब जब पहुंचेंगे, जब आपको ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक नॉलेज आप लोग को होता हुआ चलेगा यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा सा मैथ पहले आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसके अंदर में कुछ ऐसा होता था कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, अगर ये टर्म मेरे पास में आती है तो मैं इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कुछ ऐसा लिख सकता था, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, यानी कि ये उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू में ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और इसका रूट, प्लस बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हम लिख सकते थे। और ये जो पूरी मेरे पास में टर्म आ रही है इसके अंदर में, तो इसके अंदर में हम ये मान सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये वाला इतना जो एरिया है, इसको हम मान लें अगर कोस अल्फा मान लेते हैं, और ये जो टर्म है मेरे पास में इतना, इसको अगर मैं साइन अल्फा मान लेता हूं, तो ये जो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि ये कोस अल्फा साइन थीटा फिर साइन अल्फा कोस बीटा वाली फॉर्म आ गई है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था ये ऐसा ही डिजाइन होकर आ गया, यानी कि रिवर्स फॉर्म के अंदर में आ गया, ये मिल गया तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये था तो मैंने ये लिख दिया था, तो वो इंटरचेंजेबल है उसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इसका रूट इनटू में यहाँ पर मेरे पास में आ गया साइन थीटा प्लस में अल्फा, क्योंकि मैंने इस एरिया को a डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर को क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया, तो ये आ गया हमारे पास में कोस अल्फा माना था तो ये आ गया हमारे पास अल्फा, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास में इक्वेशन निकल के आई है, जिसके अंदर में क्या बता रहा है, ये इसका नेट एम्पलीट्यूड है। क्या ये जो ए नेट की बात करते हैं, यानी कि नेट एम्पलीट्यूड ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर आ जाता है। अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल यानी कि जो अल्फा हमारे पास में बन के आया है उसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए। अब ये बी बाई बी क्या है, ए क्या है, इसके बारे में आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन यानी कि थीटा जो है ये तो वेरिएबल है मेरे पास में, कोस थीटा वगैरह हो गया, और ए जो है वो अपने आप में कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, बी अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। तो आप इस इक्वेशन की तरफ में जाके देखेंगे तो ये ओमेगा टी जो है ये अपने आप में क्या है, यानी कि जो हमारी मेन इक्वेशन निकल के आई थी, तो ओमेगा टी तो वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो कोस ये ए1 भी कांस्टेंट, ए2 भी कांस्टेंट, और ये मेरे पास में फाई है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि कंप्लीट टर्म हमारे पास में क्या हो गई है, ए मैं मान सकता हूँ। ठीक उसी तरह से ये जो टर्म है ए2 कोस ए2 साइन फाई, साइन फाइव वाला लेके चलेंगे भाई, ये वाला ना थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो ए टू साइन फाइव टर्म है, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम बी मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कांस्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं हमारी उसी फॉर्म के अंदर में आ जाएगा, ए साइन थीटा, ये ए हो गया ये पूरा, और ये साइन ओमेगा टी है, ये अपने आप में क्या हो गया, थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, जो कि वेरिएबल अपने आप में, और दूसरा टर्म हमारे पास में आ गया प्लस में बी कोस ओमेगा टी, तो ये वेरिएबल हमारे पास में आ गया और एक हमारे पास में कांस्टेंट आ गया। और इसको खोलना में बहुत अच्छे से आता है कि इसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो ये लिख देंगे, और इसके एंगल की बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। जब आपने इस पूरी इक्वेशन को सोल्व किया, जब इसको हम ओपन करते हैं और इन वैल्यूज को हम उसके अंदर पुट कर सकते हैं, जो ए की और बी की वैल्यू को पुट करते हैं, तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में निकल के आती है वो होती है ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का ए2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए1 ए2 इंटू में कोस फाइव, ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। साथ ही उसके एंगल्स की बात करूं मैं, तो एंगल में हमारे पास में क्या लिख रहे थे हम, एंगल में थीटा प्लस में अल्फा हमारे पास में आ रहा था, तो थीटा में समझ में आता क्या है, तो थीटा की वैल्यू जो निकल के आ रही है उसको हम मानेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास में बनेगी ओमेगा टी प्लस, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, टेन इनवर्स बी बाई ए निकल के आती है। तो टेन इनवर्स बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास में ये इक्वेशन है ए टू साइन फाइव, और ए क्या है, ए हमारे पास ये बना हुआ, तो इसका जो एंगल हमारे पास निकल के आएगा, यानी कि इंटरनल जो एंगल की बात कर रहे थे, क्योंकि थीटा हमारे पास में ये आ चुका है,
थीटा कहाँ से निकला भाई? थीटा देखो जो इसके साथ में चल रहा है ये हमारे पास में थीटा था, इसी को हमने कंपेयर किया इसके साथ में, और जो ए है वो ये मेरे पास में ये है, और बी क्या है, ये A2 साइन फाई है। तो इसके अंदर में हमें वो तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी फाइनल इक्वेशन तो जब आप इसको सोल्व करते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की, तो ये निकल के आती है। लेकिन उसके अंदर में अलग अलग चीजें हैं, थीटा भी है और अल्फा भी है, दोनों को आपको पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो ये निकल के आएगा टेन इनवर्स कितना था, जो बी बाई ए था तो वो आएगा A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस में A2 कोस फाई। ये इक्वेशन मेरे पास में निकल के आती है। तो यहाँ पर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें यानी कि ए नेट की बात करें, तो ये जो आपके पास में है पहला वाला जो इसके अंदर में यानी कि उसका जो प्रीफिक्स है, तो वो जो टोटल इसके अंदर में हमें प्रोवाइड करता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है नेट। यानी कि कोई भी वेव फाइनल जो बनेगी, यानी कि दोनों जब इंसिडेंट होती हैं, तो ये जो इंडिविजुअल मेरे पास में बनेगा यानी उनका जो रिजल्टेंट बन के आएगा, तो उसके ए नेट यानी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, तो वो ये बताता है ए वन इंटू में A2 कोस फाई के नाम से। ठीक है। और जब हम इसको और थोड़ी सी सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर में लिखें यानी कि साइन वगैरह की फॉर्म में लिखें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये ओमेगा टी क्या है, जो हमारे पास में वेरिएबल चीज होती है, जो कि वेरिएबल क्या थी, जो ओमेगा अपने आप में ये फ्रीक्वेंसी रखता है, ये वाला जो ओमेगा है, ये ओमेगा हो गया मेरे पास में। ठीक है, इनके ऊपर में ध्यान रखना, बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है मेरे पास में। तो ये ओमेगा हो गया, यानी कि हम जो एम्पलीट्यूड जिसका हमारे पास में A1 था, देखो A1 है मेरे पास में, जिसका हमारे पास में फेज कम होता है उसका हम A1 कंसिडरेशन में लेके आते हैं। तो फेज इन दोनों में किसकी कम है, देखो यहाँ पर फाइव उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो उसकी फेज ज्यादा है, तो हम इसका जो फेज होगा वो यहाँ पर लिखते हैं। और दूसरा जो अल्फा हमारे पास में आएगा, अल्फा को हम कहाँ से लिखेंगे, A2 साइन अल्फा थीटा डिवाइडेड बाई A1 प्लस में A2 कोस फाई के फॉर्म में लिखेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से इसके अंदर में आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि इन दो चीजों के ऊपर में आपको कंसंट्रेट करना है कि ओमेगा टी क्या है और हमारे पास में अल्फा क्या है। अगर मैं इसके जो बात करें तो फाइनल जो हमारे पास में एसएचएम की इक्वेशन निकल के आती है, यानी कि दो एसएचएम को आप लोग जोड़ेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारे पास में ये होगा, जिसके अंदर में एक एम्पलीट्यूड होगा और उस एक उसकी फेज रहेगी, यानी कि उसका जो साइनोसॉइडल, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो हमारे पास में साइनोसॉइडल आना चाहिए, क्योंकि जब आप दो वेव्स को एक दूसरे से ओवरलैप करवा रहे हैं या फिर उन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो उनका रिजल्ट भी तो एक साइनोसॉइडल निकल के आएगा ना, कुछ इस तरह का निकल के आएगा, तो साइनोसॉइडल है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो थोड़ा बड़ा होके आएगा। तो एम्पलीट्यूड की कहानी हमें कहाँ से निकल के आती है, ये ए नेट हो गया, तो ये ए नेट की हम यहाँ से लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, ये उसकी फेज के बारे में बात करता है, और ये अल्फा उसके एंगल के बारे में बात करता है। इसके ऊपर में मैं थोड़ी सी अभी डिटेल और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप इस रिजल्ट को देखते हैं तो एक चीज हमें सीधी समझ में आती है कि यार मैं इतने लंबे मेथड के थ्रू जा रहा हूँ, ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, और फाइनल में मतलब दो वेव्स को मैं जोड़ रहा हूँ, तो मैं इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू जाके आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं फाइनल रिजल्ट की तरफ मैं पहुंचता हूँ तो ये रिजल्ट मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। कहां पर देखा है, जब दो वेक्टर एडिशन आप लोग करते हैं तो वहां पर उसके एम्पलीट्यूड को कुछ इसी तरह से लिखते हैं। देखो जैसे आप जो मेरे पास में कोई दो वेक्टर आप लोगों ने लिए हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो आप इसके अंदर में करते क्या है भाई, दो वेक्टर हैं मेरे पास में, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, जब आप इसका रिजल्टेंट लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में 2ab कोस थीटा, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो आप लोग उसके अंदर में लिख के उसकी जो रिजल्टेंट होता है यानी कि आर वो निकालते हैं। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दो मेरे पास में वेक्टर्स थे यानी कि जो उनके एम्पलीट्यूड थे ए स्क्र, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए स्क्र प्लस में A1 स्क्र प्लस में A2 स्क्र प्लस में A1 ट्वाइस ऑफ A1 A2 कोस फाई, ये हमारे पास में रिजल्ट में निकल के आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन से मिलता जुलता है। तो ये सब इतना लेंदी मेथड हम ना करके हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि भाई उसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी कि उसका जो ए नेट होगा वो दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। गॉट इट, कि हम इतने मेथड के थ्रू भी हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इन सब चीजों को रख के भी हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे यहां तक आपके इस अप्रोच को लाने का मेन मोटिव क्या था, ताकि मैं ये समझा सकूं कि आखिर ये सारा का सारा रिजल्ट जो है, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए बना सकें कि सारा का सारा रिजल्ट कहीं ना कहीं वेक्टर एडिशन की तरफ में इशारे कर रहा है। तो इसके ए नेट की बात करो तो ए नेट सीधा सीधा इसके एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन होता है।
ठीक है भाई, यहां तक कहानी साहब हमें समझ में आ गई है। अब आगे क्या है? अब आगे कहानी है इसकी फेज को लेके। तो फेज के बारे में बात करें तो जो दो एंगल्स आप लोगों ने, मतलब दो वेक्टर आप लोगों ने लिए, तो पहला वेक्टर आप लोग बनाएंगे, मान लो ए वन वेक्टर है, तो ए वन वेक्टर हो गया मेरे पास में ये, और दूसरा ए टू वेक्टर है, तो ए टू वेक्टर ये हो गया हमारे पास में ये। दोनों के बीच में हम एक एंगल जो है वो बना हुआ है, गिवन है मेरे पास में थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल है। जब आप इनके रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? जब आपने पैरेललोग्राम रूल वगैरह पढ़े थे वेक्टर एडिशन के अंदर में, तो वहां पर आपने कहा था कि इनके वेक्टर एडिशन में ए नेट जो आता है वो यहाँ पर, अगर मैं इसकी पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ, दोनों पैरेलल साइड्स को आगे की तरफ मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इसका डायगोनल होता है। तो इसका डायगोनल कहाँ जाएगा भाई? इसका डायगोनल हो गया हमारे पास में ये हो गया इसका डायगोनल। तो ये इसका क्या प्रोवाइड करेगा हमें? यानी कि इसका ए नेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। जो ये ए नेट इतनी बड़ी कहानी आप लोग लिख रहे हैं ना, वो इसके इस लाइन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये वेक्टर मेरे पास में ए वन है और ये वेक्टर जो है मेरे पास में ए टू है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब आपने नीचे वाले को ए वन क्यों माना, ए टू क्यों नहीं मान सकते थे? भाई रीजन है उसके पीछे। मैंने अभी कहानी आपको एक चीज समझाई थी कि जिसका फेज छोटा होता है, पॉइंट नोट कर लेना इसको, वरना गलती करोगे आगे के क्वेश्चंस के अंदर में, कि जिसका फेज छोटा होता है उसको हम ए वन मानते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 30 डिग्री है और यहां पर मैंने उसके साथ में दूसरी वेव के साथ में मैंने कुछ एड ऑन किया हुआ है, मान लो 10 20 कुछ भी मैंने एड ऑन कर रखा है, चाहे एक मैंने कर रखा हो, उसकी फेज इससे ज्यादा है, यानी कि फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जिसका फेज छोटा होता है उसको हम ए वन मानते हैं, और उसी को हम क्या लिखते हैं, नीचे की साइड में लिखते हैं, ये हमने लिख दिया भाई। और दूसरा जो है उसको फेज जितना भी डिफरेंस उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो हमने ए टू उसके एंगल के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, जो पैरेललोग्राम रूल्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा जी, ये और बताओ कि क्या हमें हमेशा इस अल्फा को इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं भाई, किसने बोला आपको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए? सिंपल है, आप यहाँ पर आओ और ये एंगल जो यहां पर बन रहा है, ध्यान से देखना इसको, ये जो एंगल A1 किसके साथ में बना रहा है? इस रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, यहां से A1 से और आपका रिजल्टेंट यानी कि ए नेट के साथ में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। जो यहां इसके अंदर में आप लोग लिखते थे ना, ये अल्फा, ये वाला। तो ये पहले की फेज आ गई है, और ये दूसरा जो अल्फा है, ये अल्फा, ध्यान से सुनना, जो A1 है वो ए नेट के साथ में जो बना रहा है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट अगेन कि ओमेगा टी तो जो हमारे पास में छोटा फेज है, जिस जिस भी वेव का छोटा फेज है, उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी उसके एंगल को उठाते हैं हम। और जो अल्फा है वो अल्फा यहां पर इस इक्वेशन के अंदर में जो A1 है वो ए नेट के साथ में जो बना रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक यू हैव गोट दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। तो यहां पर ए नेट जो आ गया हमारे पास में, इसके रिजल्टेंट की बात कर लेता है। तो अब आगे से आपको इतनी बड़ी कहानी ले जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी कि जब भी हमारे पास में कोई भी दो वेव्स उड़ रही हैं, तो उनके वेव्स का, मतलब जो वेव है उनका मैं वेक्टर एडिशन कर देता हूं, तो मेरे पास में उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। और जो एंगल मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो छोटी फेज वाले का मैं एंगल उठाऊंगा, और जो अल्फा है वो अल्फा कहां से कैलकुलेट होगा? जो छोटे वाला वेक्टर था, मतलब जिसका फेज कम था, यानी कि A1 था, वो ए रिजल्टेंट के साथ में बना रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट आपका है या ए नेट जो आपका है उसके साथ में बना रहा है, तो उसको हम अल्फा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये वाली ए नेट वाली। और ये इसका मेन मोटिव भी आपको समझ में आना चाहिए कि ए नेट क्या है और साइन में ओमेगा टी और अल्फा की क्या क्या वैल्यूज है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और बेहतरीन लेवल से आपको समझ में आएंगी। 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा और उसमें एक एक टॉपिक के साथ में आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी और कैसे क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो अगला टॉपिक होएगा ना, 3 क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये आपके 5 के 5 यूनिट के अंदर में रिपीट होने वाले हैं। तो आपको लगेगा बार बार ऐसा कि यार रिपीट टेलीकास्ट क्यों चल रहा है, तो वो रिपीट टेलीकास्ट उसी को बढ़िया लगेगा जिसने आज अच्छे से समझा होगा, तो उसको उस दिन भी
बढ़िया से समझ में आएगा। जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ या फिर अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ या फिर वेव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास में दो वेव्स का कॉम्बिनेशन आया है। एसएचएम तो आप समझ ही गए होंगे कि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आएंगी, जब भी जुड़ेंगी पूरी 5 चैप्टर जो बताए हमेशा एसएचएम ही आपको जोड़ने हैं, यानी कि वो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं, पहली चीज। दूसरा, वो अपने आप में साइनोसॉइडल होंगे। साइनोसॉइडल हमने देख लिया क्योंकि अपने पॉइंट के ऊपर में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, यानी कि टाइम के साथ में वो वेरिएशन उसके अंदर में चल रही है, तो वो साइनोसॉइडल कहीं ना कहीं वेव हमारे पास में डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर में ऐसा मिलेगा कि एक्स है मेरे पास में, जिसका एम्पलीट्यूड आपको है साइन ओमेगा टी प्लस में 120 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस में 30। ये आपके पास में बिल्कुल एक लाइन का आंसर आना चाहिए आप लोगों का। और इसके अंदर में बोला गया है कि आप इसकी एसएचएम इक्वेशन लिखो, क्योंकि दो एसएचएम जुड़ेंगे तो भी तो एसएचएम ही बनेगा ना भाई। एसएचएम से ना ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एसएचएम में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक एम्पलीट्यूड होगा और एक उसके साइनोसॉइडल फेज हमारे पास में निकल के आएगी, बस इतना सा करना है आपको। ज्यादा कहानी क्यों इतनी दिमाग लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। और एसएचएम का सिंपल सा मतलब यही है कि अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम कुछ ऐसे बना देते हैं कि ये हमारे पास में एसएचएम हो गया। लंबी टाइम के साथ में वेरिएशन देख रहा हूँ, मैं फोटो क्लिक करके देखता हूँ तो वो कुछ वेव ऐसे मूव करती हुई दिखाई देंगे। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए आप मेरे को। नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखिएगा। देखो, हमें पता है कि हमें अपने एसएचएम इक्वेशन के लिए ये जरूरी है, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ये इक्वेशन मुझे चाहिए जब हम एसएचएम की बात करते हैं, ये एसएचएम इक्वेशन है। ओके, तो ए नेट निकालना है। तो ए नेट निकालने के लिए तो मेरे लिए बहुत सिंपल चीज है, मुझे एक ए वन चाहिए और एक चाहिए ए टू, क्योंकि दो इक्वेशन है। तीन तीन वेव होती है तो तीन वेव पहले दो को जोड़ लेते हैं, फिर दो का जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे के साथ में जोड़ देंगे, लेकिन अभी मैं दो तक आप लोगों को सीमित रख के चल रहा हूँ। तो ए वन सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है, फिर ए टू डिसाइड करना है। जिसको ये दोनों चीजें डिसाइड करनी आ गई, समझ लो उसका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म है। तो A1 मैंने आपको सिखाया था कि A1 हमेशा और हमेशा वो कैलकुलेट करेंगे, वो कंसिडर करेंगे जिसका फेज छोटा होगा। अब फेज छोटा कैसे हो सकता है, देखो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ओमेगा टी ओमेगा टी। इसका फेज 120 है और इसका फेज है 30, तो छोटा कौन सा हुआ भाई? ये वाला मेरे पास में 30 की फेज रखता है, और यानी कि फेज डिफरेंस है, और इसके पास में 120 का फेज डिफरेंस, यानी कि ये बहुत दूर होगा मेरे पास में और ये बहुत पास में होगा। तो ये एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि ये वाली जो वेव है, इसमें ये जो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा इसको मैं कंसिडर कर लूंगा A1, क्योंकि इसकी फेज जो है मेरे पास में छोटी है। तो यहां पर आपने लिखा A1 इज इक्वल टू 3 और A2 ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो आपने लिखा A2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब आपको इक्वेशन इनकी थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि उनके फेज के डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास में बन के आई थी, ये फाई जो मैं आप लोगों के साथ में लिख रहा था, ये होता क्या है, ये दोनों का फेज डिफरेंस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि A1 और A2 का जो आपने लिया है, इन दोनों का फेज डिफरेंस हम लेकर चलते हैं, यानी कि दो वेव आपने जो लिए हैं उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना हमारे पास में फेज डिफरेंस वो रखते हैं। तो आपने देखा कि भाई ये मेरे पास में 120 है थीटा, यानी कि A2 माइनस में A1 ये फेज रहेगी, क्योंकि A1 तो हमें पता है कि छोटी फेज का होगा और A2 जो है वो बड़ी फेज का होगा। तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा 120 माइनस में 30, यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 90 डिग्री। ठीक है, तो ए नेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ए नेट की वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता है, A1 स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ A1 A2 कोस फाई बोल लो या फिर थीटा बोल लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू इसकी कंसिडरेशन में ले ली है। अब आप लोग को इसके अंदर में इनकी वैल्यूज को रखना है, तो तीन A1 का रखा मैंने तो 9 आ गया, यहाँ पर A2 को रखा तो ये 16 आ गया, प्लस में क्योंकि कोस 90 मेरे पास में बनेगा तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 बना देगा, तो आगे आएगा हमारे पास में 0। तो ये हो गया हमारे पास में ये। तो ए नेट की वैल्यू कितनी आई भाई? ए नेट हमारे पास में आ गया जो आएगा 5 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी हमें समझ में आ गई साहब। अब ये तो निकल के आ गया 5। अब मुझे ये निकालना है साइन
ओमेगा टी प्लस में फाइव, अरे ये फाइव नहीं लिखना था भाई यहाँ पर मुझे लिखना था इसका अल्फा नोट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको अल्फा। तो ये ओमेगा टी मैंने उठाया और प्लस में अल्फा लिखा। तो अल्फा निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अल्फा होता क्या है, जो A1 है यानी कि छोटा एम्पलीट्यूड है वो ए नेट के साथ में बना रहा है। तो A1 हमने बना लिया कि ये हमारे पास में A1 आ गया। कितने एम्पलीट्यूड का है ये, यानी कि ये है मेरे पास में 3 के एम्पलीट्यूड का, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो A2 हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया। जब आप इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं तो ये इसकी मेरे पास में दोनों की वेव, मतलब जो हमारा पैरेललोग्राम है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ये अपने आप में एक स्क्वायर भी बन जाएगा। और जब ये इनके रिजल्टेंट की बात करते हैं तो ये जो डायगोनल है ये इसके रिजल्टेंट को बता देता है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है भाई, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आई हमारे पास में 5। अब ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है जिसको आपने नाम दिया था अल्फा। क्यों भाई, क्योंकि मुझे अपनी एसएचएम की इक्वेशन डिजाइन करनी है। तो एक तो मुझे ओमेगा टी मिलना चाहिए और दूसरा मुझे मिलना चाहिए अल्फा। तो आपने वो चीज कंसिडर यहाँ पर की और लिख लिया अल्फा। जब अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई भाई, तो ये 5 है और ये मेरे पास में 3 है, तो ये वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये कुछ इसी तरह का हमारे पास में सीक्वेंस बन के आएगा। तो जो अल्फा आएगा, क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, कोस अल्फा, कोस 53, कोस साइन 53, साइन 37, इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया है। तो ये जो अल्फा निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास में कितना, 53 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने हो सकता है थोड़ा सा वीडियो हमारा कहीं होल्ड हो गया था। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। ओवरव्यू में ये था कि मेरे पास में इक्वेशन थी, इक्वेशन था पूरा, जिसके अंदर में आपको बोला गया था कि एक एसएचएम की इक्वेशन बनानी है। एसएचएम की इक्वेशन में ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई अल्फा जो है आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया था कि A1 जो होता है वो छोटी फेज वाला होता है, तो 3 हमारे पास में आ गया। A2 जो होता है वो बड़ी फेज होता है, तो 4 आ गया मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पर 30 था और ये 120 था। तो थीटा जो हम कैलकुलेट करते हैं वो दो एंगल्स का डिफरेंस करते हैं, यानी कि दोनों के फेजेस जो हैं उनको डिफरेंस करते हैं। तो बड़ी फेज माइनस में छोटी फेज, तो हमें पता है कि बड़ी फेज A2 का होगा और छोटा फेज A1 का होगा। तो हम A2 माइनस A1 किया तो 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमने ए नेट डायरेक्टली इसका कैलकुलेट कर लिया। तो ए नेट की वैल्यू हमारे पास में बन गई 5। अब जो हमारे पास में आगे जो देखना है वो हमें देखना है कि ये अल्फा, अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि अल्फा होता क्या है। तो हमने इसका वेक्टर फॉर्मेशन लिखना शुरू किया। A1 हमारे पास में 3 आ गया, क्योंकि छोटा है, छोटे को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, और बड़ी वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 आ गया मेरे पास में, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल था, क्योंकि हमने फेस डिफरेंस उनका 90 डिग्री कैलकुलेट किया, तो ये 90 यहाँ पर आ गया। अब हमें बताया कि जो A1 है वो रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये A1 से ऊपर की तरफ में आपने लिया तो ये अल्फा आपके पास में निकल के आ गया, ठीक है। और ये आपकी अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री के बारे में बात करी थी मैंने, कि कोस 53 की जो वैल्यू होती है 3/5 होती है। तो यहाँ पर आपने 3/5 लिखा, 3/5 बेस ओवर में जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये एंगल हमारे पास में कितना आ जाता है, 53 डिग्री आ जाता है। तो आपने जो इक्वेशन लिखी वो आपका रिजल्टेंट के हिसाब से आपने लिख दिया कि साइन ओमेगा टी, क्योंकि ए नेट हमें मिल चुका है तो ए नेट की वैल्यू आपने 5 लिख दिया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू प्लस में 53 आपने लिख दिया। लेकिन आप जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, ये इक्वेशन आपकी राइट नहीं है। क्योंकि जो मैंने आपका क्वेश्चन करवाया था, यानी कि जो रिलेशन मैंने आपको सेटअप करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये A1 की जो फेज है वो ओमेगा टी है, और ये जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आया था, यानी कि फाइनल इक्वेशन निकली थी, इसके अंदर मैंने ओमेगा टी लिखा था। यानी कि ये वाला एरिया जो है, यानी कि पहली जो फेज आ रही है वो कंप्लीट फेज है किसकी, A1 की। अगर मैं वहां पर कुछ डाल देता, 5 1 5 2 कुछ डाल देता, तो आप लिखते ओमेगा टी प्लस में 5 1 प्लस में अल्फा। लेकिन वहां क्योंकि केवल और केवल हमने ओमेगा टी कंसिडर किया था, तो डायरेक्टली उसकी फेज हमने लिख दी है ओमेगा टी के हिसाब से। तो आपने जो ये रिजल्टेंट लिखा वो कंप्लीट फेज लिखनी होती है A1 की। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में केवल ओमेगा टी आपने लिखा तो गलत है। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए A1 की कंप्लीट फेज। तो A1 की कंप्लीट फेज देखो भाई, A1 कौन सा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड छोटा, जिसका फेज छोटा होगा। ये नहीं कह सकते कि जिसका एम्पलीट्यूड छोटा है वो हमारे पास में जो A1 है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना जिसकी फेज छोटी है वो हमारे पास में A1 होता है। आप इन दोनों के अंदर में डिसाइड नहीं कर सकते कि 4 को बड़ा है या 3 बड़ा है मेरे पास में, आपको उसकी फेज की तरफ में देखना पड़ेगा। तो फेज में देखा यार, इसके तो कंप्लीट फेज मेरे पास में ओमेगा टी प्लस में 30 है, तो
डरने की क्या बात है भाई, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में 30 रख दो और प्लस में 53 जो हमारा अल्फा आया था वो हमने रख दिया। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये इक्वेशन की तरफ आप जाएं और इसका आंसर आपके एग्जामिनर पहला ही ऑप्शन यही सेट करके देगा आपको, ये गलत है भाई। तो आपने इस क्वेश्चन से दो चीज सीखी है कि जिसका फेज छोटा होता है वह हमारे पास में ए वन होता है, और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस में अल्फा होता है इसमें ए वन का कंप्लीट फेज हम यहाँ पर लिखते हैं। केवल ओमेगा टी से आपका काम नहीं चलेगा, जो ए वन यानी कि जिसका फेज छोटा है उसका कंप्लीट फेज यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर ए वन जो हमने क्वेश्चन के अंदर में दिया था तो वो ए वन की फेज ओमेगा टी प्लस में 30 थी, तो आपको कंप्लीट यहाँ पर इसका ओमेगा टी प्लस में 30 लिखना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 साइन। हर एक क्वेश्चन के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और उनको आप नोट डाउन भी करते रहें। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर में 2 की पॉइंट मैंने यहाँ से जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये है ओमेगा टी प्लस में 30 -4 साइन ओमेगा टी प्लस में 60 डिग्री। आपको इक्वेशन सोल्व करना है, ठीक है। और इसके अंदर में आपको क्या करना है, एसएचएम इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि दो हमारे पास में एसएचएम है वो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद में एक रिजल्टेंट बनाएंगे जो कि अपने आप में एक एसएचएम होगा। उस एसएचएम की इक्वेशन मुझे निकल कर दिखाइएगा। एक अच्छा सा पॉइंट इसके अंदर में निकल के आएगा। करिए इसको सोल्व, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो पीछे मैंने तरीके बताए उन्हीं से आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा। तो हो गया होगा भैया आपका क्वेश्चन सोल्व। नहीं हुआ है तो इधर ध्यान दो। देखो पीछे के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उसके अंदर में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि दो साइनसोइडल वेव तो मेरे पास में है, लेकिन उनके बीच में एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि प्लस का साइन है, तभी हम ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। पीछे जो हमने बेसिक फॉर्मूला इसका ड्राइव किया था उसमें भी ये चीज हमने देखने को मिली कि वहां पर भी प्लस का निशान दिया गया था, यानी कि दोनों वेव्स यहाँ पर एक दूसरे से मैच कर रही है, नहीं प्लस कर रही है, एक दूसरे से सम अप कर रही है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की तरफ में नजर डालते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये तो नेगेटिव का निशान आ गया, यानी कि मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को, यानी कि जो माइनस में आ रहा है, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर में 180 का फेज यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ। जब आप इसके अंदर में 180 का फेज ऐड ऑन करेंगे तो साइनसॉइडल जो है वो किस में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है फेजेस को लेके यहाँ पर सभी आफ्टर इसके अंदर में इसमें साइनसॉइडल, इसमें टेंजेंट और कोट, और यहाँ पर आपको कोसेक जो कोस है और उसका जो अपोजिट सेकेंड थीटा है वो पॉजिटिव रहते हैं। तो जब आप यहाँ से इसके अंदर में 180 प्लस कर देंगे तो ये चला जाएगा इसके अंदर में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव बना देंगे। तो इसलिए मैं इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ, 180 का फेज और ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो हम इस फेज कितना भी हम इसके अंदर में ऐड ऑन कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि साइन जो है वो साइन ही बना रहना चाहिए, यानी कि ये भी साइन होना चाहिए और ये भी साइन होना चाहिए, और दोनों के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएगा तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर हमने 3 साइन थीटा, तो इक्वेशन मेरे पास में बनी है साइन ओमेगा टी प्लस में 30 डिग्री, और जब आप इसको 180 करेंगे तो ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 4 साइन ओमेगा टी। मेन मेन चीज क्या है मेरे पास में कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए कि -90 भी तो करके आप पीछे की तरफ में जा सकते थे। -90 कर देता भाई, लेकिन उससे फायदा क्या होता मेरे पास में, ये मेरा कोस में बन जाता। कोस में मुझे रखना नहीं है इसको, तो मैं तो चाहता हूँ ना कि ये पॉजिटिव बना रहे। तो ये और साइन का साइन बना रहे, यानी कि साइन चेंज ना हो। जो साइन थीटा है यानी कि साइनसॉइडल सिग्नल है वो हमारा सेम रहना चाहिए ये वाला। तो आपने इसको किया तो टोटल एंगल बन गया आपका 240 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास में एंगल जो इसके बनकर आ गए, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमें क्या करना है, यानी कि ए नेट जो एसएचएम की इक्वेशन है उसको आप लिखते हैं साइनसॉइडल ओमेगा टी प्लस में अल्फा। तो अब पहला अप्रोच हम क्या रखेंगे इन क्वेश्चन के अंदर में कि हम ए नेट निकाल लेते हैं। तो चलो ए नेट कैलकुलेट करें भाई। तो ए नेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए ए वन का। तो ए वन मैंने कैलकुलेट किया और एंड आई विल गेट द आंसर ए वन इज 4 या फिर 3। इसके लिए आपको उसकी फेज देखनी पड़ेगी। तो आपने देखा ये तो ओमेगा टी प्लस 30 है और ये ओमेगा टी प्लस में 240 है, तो जिसकी छोटी फेज वो हमारे पास में A1, तो ये आ गया हमारे पास में 3। और जब A2 की बात करते हैं तो A2 हमारे पास में आ गया, सिंपल सी चीज है 4 आ गया। ओके,
अब दोनों के फेज जो एंगल है उनके डिफरेंस की बात कर लो। तो जब आपने एंगल देखा तो जो इनका थीटा यानी कि फाई जो हम कोस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, जो रिजल्टेंट के अंदर हमारा निकल के आता है, तो ये आया हमारे पास में 240 बड़े वाले का फेज यानी कि A2 का फेज टू ओमेगा टी प्लस में 240 माइनस में 30। हाँ, एक चीज और, आपको फेजेस कुछ इस तरह से बनाने हैं कि ओमेगा टी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 240 में से 30 करेंगे, मतलब इस फेज में इस फेज को माइनस करेंगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 240 में से 30 गया तो हमारे पास में बचता है कितना, 210। तो ये 210 हमारे पास फाई आ गया। तो अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया अपना, ये आ गया वेक्टर छोटे एम्पलीट्यूड वाला। तो छोटा एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है कि वो 4 भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पे तो हमने कुछ ऐसा बनाया कि छोटी फेज है उसका एम्पलीट्यूड भी हमने 3 दे रखा है। मैं यहाँ पर 4 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे इनमें कंफ्यूज नहीं होना था कि अगर मान लो मैं 4 दे दूँ इसको 3 दे दूँ, तो आपको डायरेक्टली 3 उठा के नहीं रख देना कि A1 3 हो गया, आपको फेज की तरफ में ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में A, जिसका वैल्यू है हमारे पास में 3। ठीक है भाई, अब दोनों के बीच में एंगल है कितना, 210 डिग्री का। तो यहां से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो ये 90 डिग्री पहुंचा, 180 डिग्री पहुंचा, और 210 कहीं यहां पर पहुंच रहा होगा। तो ये जो 210 वाली लाइन है ये कहीं ऐसे आ रही होगी, ऐसे, यार है, यानी इसका जो वैल्यू है ये कितना आ गया, ये था हमारे पास में 4 आ गया। और ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि 180 तो ऊपर हो गया, ये बना मेरे पास में 30 डिग्री। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इसका जो निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो हमारी जो इक्वेशंस हैं उसको निकालने के लिए मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। भाई एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता। A1 जो मेरे पास में A नेट है उसको मुझे निकालना है, तो A नेट तो मैं इसके क्या करूँगा, A1 A2 प्लस में वो जो फॉर्मूला है A1 स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ A1 A2 कोस थीटा, ये लगा के मैं सिंपल उसके अंदर में लगा निकाल सकता हूँ। जो 210 वगैरह एंगल जो आए हैं उनको रख सकता हूँ। लेकिन मेन कंसर्न मेरे पास में कब फंसता है, ये वैल्यूज़ को आप रख के देख लेना भाई, 3 3 4 ये वैल्यूज़ आप लोग रखेंगे तो कुछ हमारे पास में जो आंसर आएगा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड इसका निकल के आएगा ए नेट दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस में 12 रूट 3, और इसका पूरे का रूट, कुछ ऐसा आपके पास में रिजल्ट इसका निकल के आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको कि जो हमारे पास में ये वैल्यूज आई है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, अगर मैं इस कंपोनेंट को निकाल लूँ ये वाला, तो मैं इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो जब आपने देखा तो ये एंगल आया मेरे पास में 60 डिग्री, ये 30 है तो ये मेरे पास में 60 हो गया, तो 4 का इधर कंपोनेंट कितना आया, ये हमारे पास में आ गया 2। और जब आप इसके रिजल्टेंट को देखते हैं, ये वाला रिजल्टेंट ये आपको निकालना है, ये वाला। तो इस इक्वेशन के अंदर में आप पुट डाउन करेंगे तो आप इजीली इस इक्वेशन को निकाल लेंगे। अब जो बात आती है वो अल्फा की आ रही थी कि अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सा होता है कि जो हमारे पास में फाइनल मतलब A1 है ये वाला, ये रिजल्टेंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा था, तो ये अल्फा आप यहाँ से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट की मैंने वैल्यू आपको बताई कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक, और जो हमारे पास में एंगल आएगा वो एंगल आप यहाँ से इसके अंदर में रख सकते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आपके पास में निकल के आएगा मैं वो रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। 25 माइनस में 12 रूट 3, सिंपल मैथमेटिक्स से, ज़्यादा कुछ इसके अंदर में दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। साइन ओमेगा टी कितना रखना है भाई, मतलब जो पहली फेज आपको कितनी रखनी है, जिसका छोटा फेज है यानी कि A1 की जो फेज है वो कंप्लीट फेज रखेंगे, तो A1 ओमेगा टी प्लस में 30। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस में 30, और प्लस में जो अल्फा लिखते थे वो अल्फा यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि जो रिजल्ट जो है हमारे पास में नेगेटिव यानी कि नीचे की तरफ में आ रहा है, जहाँ पर टेंजेंट जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -10 इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 3, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आपके पास में निकल के आएगा वो ये आएगा। ये इसलिए हो गया ना क्योंकि हमारा टेंजेंट नेगेटिव हुआ है, क्योंकि ये अपना किस में चला गया, फोर्थ फेज के फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में चला गया, और वहाँ पर टेंजेंट जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म जो है वो आ गया। ये परपेंडिकुलर और बेस वाला हम फॉर्मूला इसके अंदर में लगा के सिंपल इसको सोल्व कर सकते हैं।
चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर में इस क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो फेजेस होते हैं दोनों जो हमारे पास में है, दोनों साइनोसॉइडल होने चाहिए, प्लस दूसरा पॉइंट जो है वो दोनों के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, तभी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग इसके अंदर में एक बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, और इसके बाद में हमारा चैप्टर एसएचएम खत्म है, और फिर हम अपने वेव्स को है जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो 3 साइन ओमेगा टी प्लस में 30 डिग्री प्लस 4 कोस ओमेगा टी प्लस में 60 डिग्री, ये है। अब आपको इसके लिखनी एसएचएम इक्वेशन। तो पिछले जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमेशा जो भी आपके पास में क्वेश्चन मिलता है, तो जब भी आपको एसएचएम इक्वेशन के बारे में बात करें या फिर दो एसएचएम जो है उनको जोड़ने के बारे में बात करें, तो पहली अप्रोच तो ये होना चाहिए कि भाई आपको दोनों के बीच में प्लस का निशान मिलना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दोनों साइनोसॉइडल होने चाहिए, ये दोनों कंडीशन तो मस्ट है। फिर उसके बाद में हमारी शुरुआत होती है कि A1 क्या है, A2 क्या है, वो चीज़ें हम उसके बाद में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन का क्वेश्चन इसके अंदर में मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अप्रोच करनी है, ये कोस है, ये हमारे पास में रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के मेरे क्या तरीका हो सकता है, तो सिंपल है कि भाई मैं इसको साइनसॉइडल बनाना चाह रहा हूँ। तो हमारी फेज जो है, अगर मैं इसके अंदर में 90 जोड़ता हूँ तभी ये कोस से साइन में बदलेगा। 180 जोड़ूंगा तो वो एज इट इज वैसा का वैसा रह जाएगा, सिर्फ साइन उसका चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा उसके अंदर में। लेकिन जब आप 90 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ने से वो हमारा कोस से साइन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 60 कहीं यहाँ पर है, 60 डिग्री जो बना हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर बना हुआ उसका। तो यहाँ से मैं इसके अंदर में 90 जोड़ता हूँ, तो 90 जोड़ने से ये चला जाएगा 150 के अंदर में, यहाँ पर आ गया, यहाँ कहीं आ गया होगा ये एंगल, यानी कि ये बन गया कितना, 90 प्लस में 60, इसका आ गया 150। तो ये जो 150 आया, तो साइनसॉइडल जो है वो अभी किस में, प्लस के अंदर में। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए था कि साहब आपने ऊपर की तरफ में जोड़ा तो माइनस भी तो कर सकते थे आप, -90 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो भाई। तो ये 60 से -90 करेंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं इस सेक्शन के अंदर में आ जाएगी, और इस सेक्शन में बनेगा तो कोस ही, कोस से साइन बन जाएगा ये, क्योंकि 90 आपने माइनस किया है। लेकिन इसके अंदर में आप देखो तो सही, क्या साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, और हमें जरूरी भी है कि दोनों के बीच में प्लस का साइन आना चाहिए। तो आपने अगर माइनस कर दिया तो आपकी वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी, यानी कि बीच में प्लस का साइन बन ही नहीं पाएगा। ये जो रिजल्ट बनेगा वो आपका माइनस कोस 30 डिग्री बन जाएगा, जो हमारे लिए कोई यूज का नहीं है। तो हमें क्या करना है कि कुछ इस तरह से डिसाइड करना है कि दोनों के बीच में प्लस का साइन बना रहे। तो मैंने इसके अंदर में 90 जो है वो प्लस कर दिया। तो जब 90 प्लस करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी, 3 साइन ओमेगा टी प्लस में 30 डिग्री, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस में 4, ये बन जाएगा हमारे पास में साइन, और ये बनेगा ओमेगा टी प्लस में कितना हो गया भाई, ये 150 डिग्री हो गया। अब तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे ना। A1 डिसाइड कर लो यार, अब क्या रह गया इस क्वेश्चन के अंदर में। A1 आपने देखा, फेज किसकी छोटी, ये 150 है, इसका 30 है, तो ये हमारे पास में A1 हो गया 3, और A2 की वैल्यू कितनी होगी, वो 4 होगी ऑटोमेटिकली, और 5 कितना हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस, A2 माइनस में A1, तो आपके पास जो आ गया ये आ गया 140 डिग्री। ठीक, अब आप निकाल ले रिजल्टेंट, ये आ गया मेरे पास में A1, और दूसरा आ गया A2, ये आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा, 120 बनेगा भाई, वन 150 में से 30 गए तो 120 बचेगा ना। तो ये आ गया हमारे पास में 120 डिग्री, 120। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ कहीं इसका रिजल्टेंट आपके पास में निकल कर आएगा। जब आप इसकी पूरी पैरेललोग्राम वगैरह इसके अंदर में बनाएंगे तो रिजल्टेंट आएगा, जिसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में √13 होगा। दोनों के एंगल आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिए। फिर आपको देखना है कि फाई कितना होगा, तो फाई आपका जो अल्फा है वो ये थीटा होगा, अल्फा होगा ये, जो कि A1 बना रहा है किसके साथ में, उसके रिजल्टेंट के साथ में। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो आंसर आपका आएगा, मैं वो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू आपको बताया, तो टेंजेंट इनवर्स
2√3 इसके अंदर में आएगा। b/1 से आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर में रखेंगे, तो ये आपका अल्फा निकल कर यहाँ से आ जाएगा। तो बेसिक इस क्वेश्चन के अंदर में मैं आपको जो बाकी तो सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ें हैं यार, ज़्यादा कोई अप्रोच नहीं है। तो आपने अपने स्कूल लाइफ के अंदर में भी, कॉलेज लाइफ के अंदर में भी अच्छे से चीज़ें सीखी हैं। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव आपको समझना था, जो आगे के क्वेश्चंस के अंदर में हमें नींव रख रहा है ये, वो ये कहता है कि आपका ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों पहले तो प्लस में आने चाहिए और माइनस में नहीं आना चाहिए ये। और दूसरा चीज, दोनों टर्म हमारे पास में साइन में होना चाहिए, क्योंकि पिछला जो दो क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसके अंदर में भी देखा कि ये साइनोसॉइडल है, ये भी साइनोसॉइडल है, प्लस है, तो हम डायरेक्टली सारा कुछ अप्रोच कर ले गए। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन को रिप्लेस करने के लिए मैंने 180 का सहारा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट में साइन केवल सेकंड और फर्स्ट के अंदर में हमारा जो है पॉजिटिव साइन रखता है, बाकी के अंदर में नेगेटिव रखता है। तो नेगेटिव मुझे बनाना था ताकि मैं इसको पॉजिटिव बना सकूं, तो ये पॉजिटिव हमने बना लिया। इसीलिए मैंने पॉइंट आप लोग को यहाँ पर नोट करवाया था कि ये जो है वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन दिया उसमें मैंने थोड़ा वेरिएशन डाला, इसमें मैंने कोस टर्म यहाँ पर दे दिया है। तो कोस टर्म को जब आप रिमूव करेंगे तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो +90 कर दें या -90। लेकिन -90 करेंगे तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो हो नेगेटिव के अंदर में चला जाएगा, और नेगेटिव में मुझे रिजल्ट अपना लेके नहीं जाना है। तो हम बेटर है कि हम क्या करें, प्लस करें, ताकि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में चले जाएं। और सेकंड में हमें पता है कि साइन जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव दोनों के बीच में आ गया, दोनों टर्म हमारे पास में साइन की होगी। इसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक था इसका वो हमारा खत्म होता है। तो 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए इनको नोट कर लेना, नोट्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर में भी ये सारी चीज़ें मेंशन है। और जो सीट्स आपको प्रोवाइडेड हैं ऐप के ऊपर में, आप उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लें, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वेव हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अंदर में काफ़ी डेप्थ में हम जाकर चीज़ों को स्टडी करेंगे, और वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने आज की क्लास को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अच्छे से सीखा होगा मतलब कि जो बेसिक आपको अप्रोच पता होनी चाहिए थी, कि भाई अगर हमारे पास में दो एसएचएम जुड़ रहे हैं तो मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जाने की बजाय मुझे शॉर्टकट समझ में आता है कि मैं उनका मैथमेटिकल वेक्टर एडिशन कर लूँगा। और वेक्टर एडिशन हुआ तो हमारी कहानी वहीं से जो है ख़त्म हो जाती है। बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर आपको उसके अंदर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, नेक्स्ट यूनिट के साथ में, वेव्स के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी का कंटिन्यू पार्ट है बेसिकली वो। और फिर वो धीरे धीरे हमारा साउंड वेव की तरफ में बढ़ेगा, और फिर एसी करंट, वेव ऑप्टिक्स, इनके अंदर में हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।